आज इस क्लास में जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। 2021 के एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेसेस वो इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, मैंडेटरी एक्टिविटीज हैं जो लाइफ को कंटिन्यू करती हैं। अगर ये प्रोसेसेस स्टॉप हो जाए तो लाइफ भी स्टॉप हो जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डेड मानेंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं। द प्रोसेसेस which are necessary for survival and for the maintenance of maintenance of body activities or functions. The processes which are necessary for survival and for the maintenance of body activities or functions are called life processes. इसमें चार मेजर मेन टाइप की प्रोसेसेस होती हैं जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ है फूड को अंदर लेना। दूसरा रिस्पिरेशन यानी सांस लेना और सेल्यूलर रिस्पिरेशन भी होना, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन यानी जो फूड है उसका हर सेल में पहुंचना, ट्रांसपोर्ट होना। चौथा एक्सक्रीशन, जब फूड डाइजेस्ट हो जाए तो डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल बचता, उस वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना एक्सक्रीशन होता है। तो ये चार मेन लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिसका होते रहना जरूरी है, अन्यथा लाइफ कंटिन्यू नहीं रह सकती है। तो अभी तक आपने समझा लाइफ प्रोसेसेस और वो लाइफ प्रोसेसेस के नाम क्या है। अब आइए वन बाय वन हम समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लें न्यूट्रिशन। Let us define it first. The mode of intaking food or nutrients न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. यू हैव टू आंसर. द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड अ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के दो मेजर टाइप होते हैं. एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोफिक
न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं और खुद उसको कंज्यूम करते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करते हैं और वहां से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। इसके 3 मेन टाइप हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब डेड चीजों पे ग्रो करना। इसका एग्जांपल है ईस्ट, मोल्ड्स, फंजाई भी एग्जांपल है। फंजाई में जैसे मशरूम, आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, वो क्या है? वो फंजाई है, राइट। वो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है और उस ब्रेड से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो डेड चीजों से जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब लिविंग चीजों पे, जो जिंदा चीजें होती हैं उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। जैसे अमरबेल या कस्क्यूटा, इसका नाम है। जैसे लीच है ना, जोक आपने देखा होगा, जोक चिपक जाती है तो खून निकालती है ना। मच्छर हो गया, बग्स हो गए, है ना, जुएं होती हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग को वहां से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करती हैं। तो ये पैरासिटिक हो गया। एक होलोजोइक होता है, होलोजोइक जैसे हम लोग। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम वेज और नॉन वेज दोनों लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है फूड को डाइजेस्ट करने का। तो इसका एग्जांपल हो सकता है मैन, एनिमल्स, और आपने अमीबा को सुना होगा, अमीबा के बारे में, राइट। वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, जिसमें अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया होता है, चारों तरफ से फूड को घेर लेता है, अंदर करता है और डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये पौधे कैसे फूड बनाते हैं, और उसके बाद समझेंगे कि फूड को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो यहां पे लिख सकते हैं, पौधे अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। इसको मिटा दो यहां पे। तो पौधे फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी इसका लिटरल मीन निकलता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन हो जाता है C6H12O6 ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधे जो ग्रीन होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, राइट। जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसके नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पत्ती है, पत्ती के नीचे छोटे छोटे पोर्स होंगे, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा।
उस स्टोमेटा से वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों में एंटर करती है, पत्तियों में प्रवेश करती है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बीन शेप का होता है इस तरह से। ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये दो गार्ड से GUARD गार्ड सेल्स, ठीक है, ये दो गार्ड सेल्स होती हैं। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये स्वेल करती हैं, स्वेल करने से ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाता है, और जब यहां से पानी निकल जाता है चिपक जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। दिन के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में इस पोर के जरिए, स्टोमेटा के जरिए से अंदर जाती रहती है। ये जो पानी होता है ये पानी रूट से आता है। सॉइल में पानी होता है, वो पानी एंटर करता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद इन रूट्स के जरिए से तने से होते होते, और ये कौन सी नली से होके जाता है? जाइलम। ये ध्यान में रख, पानी जाइलम के थ्रू जाता है, इसका स्पेसिफिक नाम है, जाइलम के थ्रू जाता है और पत्तियों में पहुंचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां मौजूद है, पानी पहुंचा। क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये लाइट को कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है। उसके बाद रिएक्शन होती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब आइए इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं और समझते हैं कि अंदर एक्चुअल में ये क्या होता है। इसको मिटा दूं तो आपने समझ लिया कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और वाटर जाइलम से होते होते पत्तियों तक पहुंचती है और ये रिएक्शन हो जाती है। इसको आप चाहे बैलेंस कर लें, 6 और ऑक्सीजन यहां पे 12 हो गई और 6 हो गई, है ना। 12 ऑक्सीजन 12। हाँ, तो ये रिएक्शन होती है। अब अंदर क्या होता है इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, यानी जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद दो प्रोसेस होती है। पहले कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब क्लोरोफिल लाइट को अब्सॉर्ब करता है, लेट्स से ये क्लोरोफिल है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते हैं तो एक्साइट हो जाते हैं। आपको एनर्जी मिलती है तो आप क्या हो, एक्साइट हो जाते हो, ज्यादा दौड़ने लगते हो, तो इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं। उसके बाद एक सर्टेन पाथ से होकर ये गुजरते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो उस दौरान ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं वो एमिट करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो पौधे में होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो इस एनर्जी को कैप्चर कर लेता और फॉर्मेशन कर देता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। एनर्जी स्टोर हो जाती एटीपी के फॉर्म में। तो पहले क्या थी, लाइट एनर्जी थी, वो कन्वर्ट किस में हो गई, केमिकल में, तो इसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहां वापस जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वापस नहीं होता। अब इस इलेक्ट्रॉन का कंपनसेशन जो लॉस हुआ है इसको कैसे फुलफिल करें। अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा तो लाइट जब जब पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहां तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो एक दिन क्या होगा, क्लोरोफिल भी खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति ने एक इंपॉर्टेंट चीज बनाई जो वाटर है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड splitting of
वाटर, जो वाटर होता है ये टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में, वाटर टूट जाता है किसमें, 2H+ आयन, और आपको पता है 1+ चार्ज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2H+ आयन आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का जो एटम है इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत ही रिएक्टिव होती है, इस फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पे कम हुए थे यहां पे चले जाते, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन चूंकि बहुत रिएक्टिव होती है तो दूसरी ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देती है, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन, ये देखिए रिएक्शन में आपको दिख रही, ये बाहर निकलती है और हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध बनाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पौधे हरे लगाएं ताकि हमारा वायुमंडल शुद्ध रहे, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, बचा हाइड्रोजन, तो तीसरी प्रोसेस होती है रिडक्शन ऑफ CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन का मतलब आप समझते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का निकलना और रिडक्शन होता है। यहां इस केस में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H+ आयन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है और फॉर्मेशन कर देता है ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, राइट। तो इस तरह से प्रोसेस होती है और उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां पे कम हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, 2H+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाते हैं, हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे जुड़ रहा है। रिडक्शन के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, जो यहां पे ऑक्सीजन टूट के निकलती है, नेसेंट ऑक्सीजन है, बहुत ही रिएक्टिव होती है, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाती है, ये ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाती है। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, हायर क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि ये प्रोसेस कितना डीप में जाके समझा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा तो प्लांट्स कैसे फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी ये समझेंगे हम कि फिर फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में। प्लांट्स में ये मान लीजिए इस तरह से, तो प्लांट्स में रूट्स होती है, रूट्स वाटर मिनरल ये कौन सी नली के जरिए से ऊपर जाता है, जाइलम के जरिए से। क्या, इसके जरिए से वाटर और मिनरल ये दो चीजें डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं प्लांट्स की, और जो फूड पत्तियों में बनता है वो फूड रूट्स में और ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके जरिए से, फ्लोएम के जरिए से। काफी इंपॉर्टेंट है फ्लोएम। तो फूड कौन सी पाइप से होके जाता है, फ्लोएम से, और वाटर मिनरल जाइलम से, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लांट्स में भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है, जिस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत है यानी फूड की जरूरत है, तो फूड फ्लोएम के जरिए से जगह जगह पहुंचा दिया जाता है और जो प्लांट्स की नीड होती है उसको पूरा किया जाता है। पूरा करने के बाद अगर कुछ बच जाता है फूड, तो फूड स्टोर हो जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूड को स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ये लिख लें, स्टार्च के फॉर्म में। जब हम फूड खाते हैं, वेज खाते हैं, तो कौन से फॉर्म में फूड होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें खाने के बाद, एक्टिविटीज करने के बाद फूड स्टोर हो रहा है, राइट, तो वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसको आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझा, प्लांट्स में कैसे फूड बनता है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा
कि कौन सी ऐसी नली है, कौन सी वैस्कुलर बंडल इसको बोलते हैं, जिसके जरिए से फूड जाता है और किसके जरिए से मिनरल एंड वाटर का सर्कुलेशन होता है। अब हम समझेंगे ह्यूमन में कैसे फूड का डाइजेशन होता है। तो हेडिंग लगा सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। आइए पहले एक चित्र बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मैं फिगर कुछ यहां से बना रहा हूं, ये अपनी ओएसोफेगस है, ये हुआ स्टमक, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। यहां पे होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर ड्यूडेनम में आके खुलता है। यहां पे ऐसे लीफ के आकार की एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। इसको हम बोलेंगे स्टमक। यहां पे मस्कुलर स्फिंक्टर होती है, मस्कुलर स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वाइलिंग शुरू होती है। ठीक है, और इसको हम बना देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरह से। यहां पे जो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी बहुत से ऐसे ऐसे क्वाइलिंग होती है, मतलब इसमें ऐसे क्वाइल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से निकलती है। यहां पे एक ऐसा, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टम। इसको हम बोलते हैं एनस। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये सारा पोर्शन है। अगर मैं यहां से लिखूं ये, और ये जो क्वाइलिंग है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, और यहां पे कुछ आपका होता है लीवर। ठीक है, ये लीवर है, कुछ इस तरह से लीवर होता है। ठीक है, इसको हम लीवर लिख दें। ठीक है, तो एक समझने भर का एक फिगर बन गया। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जाते हैं। मुंह को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। एमाइलेज आपने सुना होगा लार। अच्छा खाना अगर दिखता है तो लार आती है, वो क्या हो? सलाइवा होता, उसी से बना है सेलेवरी एमाइलेज।
सलेवरी ग्लैंड से सलेवरी एमाइलेज निकलता है और ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। जैसे हमने खाना खाया, उसमें ये क्या है, एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। अब यहां एंजाइम आया है तो थोड़ा सा समझ। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ऐसे पदार्थ जो रिएक्शन में प्रोडक्ट तो नहीं बनाते, लेकिन रिएक्शन की रेट बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं या तो ज्यादा कर देते हैं। डाइजेशन के केस में स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे आप एक जगह पे खड़े हैं और आपको कहीं जाना है, लेकिन आप पैदल हैं तो उतना जल्दी तो नहीं पहुंच पाए। आपका दोस्त आता है, आपको बाइक पे बिठाता है, तुरंत पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद वो आपके साथ अंदर नहीं जाता है, जहां आपको जाना है आप जब पहुंच जाते हैं तो आप जल्दी से वो उस जगह पे पहुंच गया। आपके दोस्त को वहां जाना भी नहीं था तो वापिस आ गया। तो इसी तरह से कैटलिस्ट का फंक्शन होता है, वो स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन जहां पे रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट नहीं बनता, फिर से वो वापस। तो अच्छा फंक्शन है। सलेवरी एमाइलेज से स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। स्टार्च हमेशा आयोडीन टेस्ट देता है। क्या? आयोडीन टेस्ट। अगर आयोडीन इस पे डाल दोगे तो आयोडीन का रंग क्या हो जाता है? ब्लू। ये तो बड़ा फेमस है, बुक में दिया गया है नहीं कि आयोडीन लें, स्टार्च लें, स्टार्च लेने के बाद उसमें सलाइवा मिला दें तो आप देखेंगे कि आयोडीन का कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। स्टार्च पे आयोडीन का कलर ब्लू हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज पे नहीं होता। तो ये एक्टिविटी दी है, कभी कभी बुक भी देख लिया करें। ठीक है। तो फाइनली बक्कल कैविटी में सलेवरी एमाइलेज निकलता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तभी हम रोटी अगर चबाते रहते हैं अपने दांत में, पता है दांत के बारे में? दांत आपके होते हैं, ठीक है, कैनाइन, इंसाइजर, है ना, मोलर, प्री मोलर, ये भी हेल्प करते हैं। आप उसको चबाते हैं अच्छे से। जब चबाते हैं उसमें सलेवरी एमाइलेज मिलता है तो रोटी आपको मीठी मालूम पड़ती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक, ये तो बक्कल कैविटी की बात हुई। आप इसको लिख लें। अब बक्कल कैविटी से हम आगे बढ़ते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस में एक लाइनिंग होती है, ठीक है, ये लिख लें आप। पहला बक्कल कैविटी। दूसरा, एसोफेगस में हम पहुंचते हैं तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कुछ इस तरह से, ऐसे रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है, जिससे फूड ना आगे की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल। ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है एसोफेगस से। मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक, या इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। एसोफेगस ये ऐसा नहीं है, यही होता है, पूरे गट में होता है, सब जगह ऐसा मूवमेंट होता है ताकि फूड आगे बढ़े। अब फूड कहां पहुंच जाता है? स्टमक में। मैं क्या मिटा दूं? इसको मिटा दूं, अपने लिख लिया, ठीक। इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत तो अभी अपने को है नहीं, राइट? ओके, ऑलराइट। अब यहां पे हम पहुंचते हैं, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसका नाम ही गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस से तीन चीजें निकलती हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा होता है पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव होता है। स्टमक में फूड आता है तो सबसे पहले म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो ये वॉल है ना,
ये इनर वॉल है स्टमक की, यहां पे एक पतली लेयर बना देता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, अगर लेयर नहीं बनी रहेगी तो इसकी इनर वॉल को, स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है, इसलिए म्यूकस निकलता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड निकल रहा है तो मीडियम कौन सा यहां पे होगा? एसिडिक होगा। नहीं, एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव एंजाइम है। जब एसिड आएगा तो एसिड एक्टिवेट कर देगा पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? ये एक्ट करेगा किस पे? प्रोटीन पे। किस पे एक्ट करता है? प्रोटीन पे। ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन प्रोटीन, पी से पी है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहां पे हो जाता है। थोड़ी बहुत प्रोटीन बची है, आगे उसको हम देखेंगे कहां पे पचाते हैं। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फूड मस्कुलर स्फिंक्टर से आगे बढ़ता है। ये स्फिंक्टर क्यों लगे होते हैं? अगर नहीं लगे होगा तो पूरा फूड एक साथ चला जाएगा। तो स्टमक में वैसे भी देखते हैं ना, फूड भरा रहता है, धीरे 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 स्फिंक्टर से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये ड्यूडेनम में, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इंटेस्टाइन यहां पे शुरू हो जा रही है, और इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में दो जगह, एक तो इसको बोलते हैं हम गाल ब्लैडर, इसको यहां पे लिख दो, गाल ब्लैडर। या इसको पित्त की थैली भी बोलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कोई ऑपरेशन कराता है गाल ब्लैडर का ना, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराते हैं। तो गाल ब्लैडर में क्या आगे इकट्ठा होता है? बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस। आइए लिख लेते हैं। गाल ब्लैडर से आएगा बाइल जूस और एक और बाइल सॉल्ट। अब ऐसा समझे कि बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम होता है। क्या? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब एसिडिक नहीं, एल्कलाइन। एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। यहां पे एसिडिक था, यहां पे बेसिक हुआ। क्यों? क्योंकि बाइल जूस एल्कलाइन होता है, इसको एल्कलाइन मीडियम बना देता है। अभी लिपिड यानी ऑयल से बनी चीजों का डाइजेशन नहीं हुआ। ऑयल की चीजें आती हैं, ऑयल की चीजों को आप देखा होगा कि पानी के ऊपर ऑयल को डाल दे तो तैरता रहता है, नहीं उसमें घुलता है ना। लेकिन अगर साबुन लगा दें, जैसे हमारी जो कपड़े में गंदगी लगती है, उस गंदगी को हटाने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। यानी नमक से बनी चीजें जो सॉल्ट होती हैं, उससे क्या होता है, जो ऑयल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यही काम बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट क्या होता है? लिपिड पे एक्शन करता है। पहला बाइल जूस आएगा, उसको एल्कलाइन बनाएगा, एल्कलाइन बनाने के बाद ये बाइल सॉल्ट लिपिड पे काम करता है, मतलब उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स। तो बाइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है? स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। किसको? लिपिड को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। यानी लिपिड के मॉलिक्यूल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाने को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है। एल्कलाइन ये मीडियम क्यों हुआ? सोचने की बात है। एल्कलाइन मीडियम इसलिए हुआ कि पैंक्रियाज से दो एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? कहां पे लिखूं? यहां पे लिख दूं? चलो यहां पे लिख देता हूं। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। इसमें होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज एंजाइम तभी एक्ट करता है जब मीडियम एल्कलाइन हो, तो गाल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है इसको एल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से लिपिड, ये छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स होती है ना, उसको डाइजेस्ट करा देता है ना इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके यहां पे डाइजेशन हो गया। अब जो बाकी की प्रोटीन यहां बचाया था हमने, कुछ बची थी,
वो ट्रिप्सिन के जरिए, जो पैंक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन के जरिए, वो भी उसकी हेल्प से वो भी डाइजेस्ट हो जाती है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो हो रहा है वो कहां पूरा हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको मिटा दूं तो कंप्लीट डाइजेशन कहां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाता है, तो आप बोलोगे इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे अब ब्रश आपने लिया होगा, है ना, ब्रश में देखिए ऐसे 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 जिग जैग होता है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट ना। तो कोई चीज फोल्डिंग में होती है तो सरफेस एरिया उसका, अगर कोई चीज फ्लैट है तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन कुछ इस तरह से ऐसे 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 रहेगा तो सरफेस एरिया वो ज्यादा सोखता है। कपड़े को देखो ना आप कैसे होता है, ऐसे तो सोखता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यहां पे बहुत सारी, ढेर सारी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं विलाई, VILLI, विलाई। ठीक है, ये क्यों फोल्डेड होता है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिससे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। तो अभी इसको हम देखेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट करके कहां लेके जाता है ब्लड। तो ये हो गया। अब इस डाइजेशन की प्रोसेस में हुआ क्या? इस डाइजेशन की प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ दिया गया छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर प्रोडक्ट में। जो कार्बोहाइड्रेट होता, अब ये कार्बोहाइड्रेट कुछ नया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, है कि नहीं। कार्बन सिंपल फार्मूला तय हुआ। तो अगर 6 से इसको गुणा कर दें, C6H12O6, लीजिए हो गया ग्लूकोज आपका। कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिख लें और ऐसे करते हैं, है ना, सिंपल। कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, इन शॉर्ट। ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है ना तो ये टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, लिपिड अगर टूटता है तो फैटी एसिड्स में टूटता है, फैटी एसिड्स, और किसमें? ग्लिसरॉल में। ये लिख ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल। तीसरा कहां लिखूं? हाँ, यहां पे लिख देता हूं। तीसरा, जो प्रोटीन होती है वो जब टूटती है तो वो चेंज होती है किसमें? अमाइनो एसिड में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, लिपिड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि फाइनली वो फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है यहां रेक्टम में इकट्ठा होता है, उसके बाद टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बाहर निकलता रहता है। यहां पे ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किसी ने करा है। ये अपेंडिक्स का काम क्या होता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। सेल्यूलोज जो प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जो एनिमल हर्बीवोर्स होते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उनमें ये बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ह्यूमन बीइंग तो उतना हर्बीवोर तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, नहीं, लेकिन वो तो पका के खाता है। फिर भी अगर टाइगर में देखेंगे छोटा होता है, लेकिन बकरी में देखेंगे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये मदद करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट, सेल्यूलोज पचाना आसान नहीं होता। तो यानी जो हर्बीवोर्स होंगे उनकी आंत भी बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बड़ी होती है। हर्बीवोर उनकी 9 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन ही होते हैं। हमारे अंदर 5.5 मीटर के अप्रोक्सीमेट स्मॉल इंटेस्टाइन, टोटल 9 मीटर की होती है, यहां से यहां तक टोटल 9 मीटर, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन 5.4 या 5.5 के अप्रोक्सीमेट ही होती है। तो हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब उसका डायमीटर छोटा होता है, ये डायमीटर छोटा होता है, ये इस तरह से न लिया तो इसका जो ये डायमीटर है ये छोटा होता है। लेकिन जो आंत होती है इंटेस्टाइन वो बड़ी होती है,
मतलब लंबाई लेंथ में ज्यादा होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका डायमीटर ज्यादा होता है लेकिन इसकी लेंथ छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से हम जानते हैं। तो ये हुआ लाइफ प्रोसेसेस में पहली प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन और ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने समझा कि कैसे ये प्रोसेसेस कंप्लीट होती है, कैसे डाइजेशन होता है। अब दूसरा प्रोसेस आता है, वो है रिस्पिरेशन। तो आइए रिस्पिरेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। रिस्पिरेशन का मतलब हम जनरली समझते हैं सांस लेना, लेकिन रिस्पिरेशन में दो चीजें शामिल होती हैं। तो दूसरा लाइफ प्रोसेस है क्या? रिस्पिरेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड, फिजिकल रिस्पिरेशन और एक सेल्यूलर रिस्पिरेशन। फिजिकल रिस्पिरेशन में ब्रीदिंग आती है, जैसे सांस लिया सांस छोड़ा, ये क्या है? ब्रीदिंग है ना, तो वो फिजिकल रिस्पिरेशन है। इसमें हम ब्रीदिंग लिख सकते हैं, यानी इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये दो प्रोसेस इसमें शामिल है। सेल्यूलर रिस्पिरेशन एक्चुअल रिस्पिरेशन है, जो फूड हमने पचाया था ना, डाइजेस्ट किया था, उस फूड को अब हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी। अभी तक हमने फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ा लेकिन उससे एनर्जी नहीं मिली, अब एनर्जी मिलेगी। वो कैसे? हम सांस लेंगे तो पहले सांस वाला ये देखें, फिजिकल रेस्पिरेशन देख लें, ये अपनी विंड पाइप है जहां से हवा होके जाती। इसमें ऐसे आप ऐसे टच करेंगे गले के पास तो आप देखेंगे ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये रिंग्स होती हैं सी शेप में। कौन से? सी शेप में। ये रिंग्स क्यों होती हैं? रिंग्स इसलिए होती हैं, अगर नहीं हो, आप सांस लेंगे ना तो आगे का पोर्शन पीछे वाले पोर्शन से जाके चिपक जाएगा, तो कोलैप्स हो सकता है, तो सांस रुक जाएगी। इसलिए सी शेप की ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ये विंड पाइप। उसके बाद इसको हम ब्रोंकाई का नाम भी देते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। इसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस में इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद फिर से ये डिवीजन होता ही रहता है, ठीक। फाइनली क्या होता है, ये जाके पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाती है। ढेर सारे पाउच लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे जाके, और ये आपका लंग हो गया, ठीक बात। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं हम एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई इंपॉर्टेंट है, यही एल्व्यूलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये आपने जैसे ब्रीदिंग इनहेल किया, सांस अंदर गई, सांस अंदर जाने से यहां से होते हुए यहां पे पहुंची, और उसके बाद ये कनेक्टेड होती है हार्ट से। किससे? हार्ट से। वहां हार्ट पे जाती है। वो प्रोसेस हम किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में, कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिलहाल एल्वेलाई भी नंबर में बहुत ज्यादा है। रीजन? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाना विलाइज में भी था और एल्वेलाई में भी है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने फिजिकल प्रोसेस, और यहां पे ऐसे कुछ डायफ्राम होता है, ये डोम शेप। क्या होता है? डोम शेप। आप इनहेल करें और अपने स्टमक के पास ऐसा
हाथ रखें, ऐसे करेंगे तो आपका शरीर ऊपर उठेगा, तो वो डायफ्राम नीचे हो जाता है, ये डायफ्राम ना ऐसे हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है, तो ये पूरा क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो सक से हवा अंदर और इनहेल हो गया, और इसके बाद डायफ्राम अपनी जो पोजीशन है ओरिजिनल आएगा, तो इसका एरिया यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे हवा बाहर। तो फाइनली हमने हवा ले ली और फिजिकल प्रोसेस को समझ लिया। फिजिकल प्रोसेस को समझने के बाद हवा आ गई, ऑक्सीजन अंदर, है ना। अब ऑक्सीजन अंदर आ गई तो ऑक्सीजन ब्लड के जरिए से किसमें, हीमोग्लोबिन से बन जाएगी, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाती है ऑक्सीजन, ठीक बात है। और उसके जरिए से वो सेल में पहुंचती है, जहां पे सेल हमारा शरीर से बना है, तो उस एक एक सेल में पहुंचना जरूरी, वहां ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और ग्लूकोज तो वहां पहले ही पहुंच चुका है ना। तो ग्लूकोज मतलब फार्मूला में लिखो C6H12O6, और ऑक्सीजन ये ब्रीदिंग आपने ली, ये ऑक्सीजन यहां पे पहुंच गई O2, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर बन जाती है, और एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में चलते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। आपने इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये तो वही रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में हुआ था। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, CO2 था और H2O था, तो फॉर्मेशन हो जाता था C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस निकलती थी। इस रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन तो उल्टा हो गया, ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी निकल गई तो इसमें थोड़ा सा हमको समझना, जैसे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेके वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो उनको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ऐसे रिस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन तो नहीं लेते फिर भी एनर्जी वो ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे रिस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक, यानी एरोबिक का उल्टा। अब ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी ऑक्सीजन लेते हैं, एक तो पूरी मतलब पूरा ऑक्सीजन पे डिपेंड रहे, एक थोड़ी ऑक्सीजन ले और एक बिल्कुल ऑक्सीजन न ले, तो तीन तरह के हो गए। तो आइए इसको समझ लेते, इसको मिटा दो, ओके। तो ऑक्सीजन, अब ये जो प्रोसेस आपने देखी, ग्लूकोज का डायरेक्ट हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझें कि ये जो ग्लूकोज है ना, C6H12 आपका ग्लूकोज, ये एक प्रोसेस होती है जो पायरुवेट में चेंज हो जाती है, पायरुवेट में। इसको आपने देखा था, ग्लूकोज क्या 6 कार्बन रहते हैं ना, C6H12O6, ये 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, यानी तीन कार्बन इनका एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, तो 6 कार्बन से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। अब ये क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल रहेगी नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होती है, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो रहे लेकिन कम रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है वो रिएक्शन मैंने यहां पे ली थी, C6H12O6, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा इस प्रोसेस में निकलती है।
उसके बाद लैक ऑक्सीजन में जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, एक्सरसाइज ज्यादा तेजी से करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारी मसल्स में होना शुरू हो जाता है। जो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हमारी मसल्स में क्रैम्प्स लाता है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये हो रहा है। एनर्जी तो यहां पे भी निकलती है लेकिन बहुत कम हो जाती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक की प्रोसेस, जैसे ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस में होता है, इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इथेनॉल, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी निकलती है। एनर्जी यहां पे सबसे कम निकलती है, मतलब सबसे कम होती है, यहां पे इससे ज्यादा होती है और यहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपने समझा रिस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब जो तीसरा और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो फूड हमने डाइजेस्ट करा उस फूड को हर सेल में पहुंचना जरूरी है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। इसमें आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे। तो हमारा हार्ट कैसे होता है? ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, राइट? तो कुछ ऐसे हम बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए बस, और क्या। ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, तो इसको ये वाला हमने यू बांट दिया, ये इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, इसके बाद ये यहां से ऐसे बटा होता है, ये इस तरह से। एक रफ आइडिया मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं, बुक में आप इसको, तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक है, ये नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, और ऊपर वाले पोर्शन को, ये जो दो हैं इनको बोलेंगे ऑरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं, या ऑरिकल एट्रियम दोनों बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑरिकल, मैं यहां पे एट्रियम लिख देता हूं। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कैसे समझते हैं? जैसे मैं ऐसे हो गया, ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेकिन चित्र में तो ऐसे ही बनता है, तो लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पे वॉल लगी होती है जिससे ब्लड इस चैम्बर से इस चैम्बर में, इस चैम्बर से इस चैम्बर में आता है। ठीक है, अब इसमें कई नलियां होती हैं, जैसे यहां पे मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूं, थोड़ा आइडिया आपको हो जाए। ये वाली नली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये वेन होती है, वेना, वेना है ना, वेन। तो यहां से जो हमारे शरीर के ऊपर से जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां से ब्लड लेके आती है और ये राइट एट्रियम में इसको छोड़ देती है। और ये भी वेन होती है, इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। वेना मतलब वेन। ठीक है, अब ये ऊपर से ब्लड लाती है, नीचे से ब्लड लाती है और उसके बाद इसमें छोड़ देती है। तो वेन का मतलब वो होता है, वेन का मतलब ऐसी नलियां जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड ले रहा है। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है,
अब हार्ट की तरफ अगर ब्लड लेके कोई चीज जा रही है, राइट, कोई वे ये हार्ट की तरफ लेके जा रही है, इसका मतलब ये क्या होंगी, ये वेन होंगी। हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाए वो वेन होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हार्ट से दूर लेके जाए, जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से दूर, अब ये ब्लड का देखें डायरेक्शन देखें, ये हार्ट से दूर, तो इसको बोलते हैं आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन हार्ट की तरफ ब्लड ले जाती है और आर्टरी हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है, ठीक है, ये पॉइंट आपने समझ लिया। तो अब ये ब्लड का सर्कुलेशन रहा, यहां पे ये दो, अब इसको देख के बताएं, हार्ट में ब्लड जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वेन हुआ कि आर्टरी हुई, क्या हुआ, वेन हुई कि आर्टरी, बताएं आप। से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर ये हार्ट की तरफ है तो वेन होगा, हार्ट से दूर है तो आर्टरी होगी, ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। ये जो नलियां आ रही हैं ये लंग्स से आ रही हैं, एक लंग्स में ब्लड लेके जाती है और एक लंग्स से ब्लड लेके आती है, ठीक बात। अब यहां पे ना कुछ इस तरह के शेप का स्ट्रक्चर होता है, टी के शेप का, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं आपको, सिर्फ ये, सॉरी ये गलत बनाया मैंने, यहां पे नहीं होता, यहां से एक होती है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यानी सबसे पहले ब्लड ये आया यहां से, यहां आया और फिर इस चैम्बर में आता है, इस चैम्बर में फिर इस नली से, अब देखें यहां पे ये ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एवोर्टा। एवोर्टा मतलब आर्टरी ही होगी पक्का, है ना। तो इस तरह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इसमें होता है। इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं। आप ये सोचें हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर ऐसे मुट्ठी आप बंद कर लेंगे तो आपकी फिस्ट का जो शेप है वही हार्ट का शेप होता है। तो हार्ट कुछ इतने साइज का है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन, अब ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन उससे मिक्स होकर जगह जगह जाती है, तो फूड का भी सर्कुलेशन इस तरह से होगा। तो इस हार्ट के जरिए से ट्रांसपोर्टेशन चलता है। अब इसमें नलियां दो तरह की होती है ना, एक वेन होगी एक आर्टरी होगी, मैंने उसके बारे में बताया। तो वेन और आर्टरी के जरिए से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब एक बच्चे पूछते हैं ब्लड में WBC होती है, RBC होती है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, ये मेन कंटेंट होते हैं। थोड़ा सा बता दूं पहले से भी समझ, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसमें होता है हीमोग्लोबिन, इसी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है, हीम की वजह से। इसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीजन बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के माध्यम से बहुत स्लो चलती। एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि अगर डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन चलती तो हमारे लंग्स से हमारे पैर की जो अंगूठा है वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। तो सोचें कि हीमोग्लोबिन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन जब तक पहुंचती जब तक तो हम ऊपर चले गए होते, नहीं। तो इस तरह WBC का क्या काम है, इसका है इम्यूनिटी का काम, यानी रोग से लड़ने के लिए। प्लेटलेट्स का काम है, जैसे कट गया, हाथ कट गया तो वहां पे क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग हो जाए, खून जम जाता है तो क्लॉटिंग का काम करता है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें लिक्विड होता है ना, तो उसमें फ्लो करना आसान होता है, प्लाज्मा, ठीक है। एक बच्चे पूछते हैं लिम्फ क्या है। लिम्फ जैसे सेल्स है ना, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, सेल्स में ये ऐसी जगह होती हैं, मतलब ऐसे प्लाज्मा की जैसे ही होती है। और ये कहां से आता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहीं से निकल के फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसी को लिम्फ बोलते हैं। यहां पे ऐसे डिफ्यूजन से मटेरियल आते रहते हैं और उसके इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, यानी
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो आप आएगा कि व्हाट इज लिम्फ, तो आप लिख देना कि सेल के चारों तरफ एक लिक्विड जैसा प्लाज्मा जैसा मीडियम होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं और जिसमें डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सचेंज होते रहता है मटेरियल, और उसके बाद ये जो बड़ी वाली वेसल होती है इसके माध्यम से पूरा सर्कुलेशन बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रफ आइडिया आपको मिल गया हार्ट, और यहां पे भी होता है। अब ये वॉल वगैरह होती है, सब चीजें आप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये भी, ठीक है। तो ये भी आर्टरी होगी क्योंकि पहले ब्लड आता है ये, फिर इसमें जाता है, उसके बाद ब्लड यहां से घूम के यहां से होते हुए शरीर के दूसरे हिस्से में जाता, और ये वाली इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें ऐसा ब्लड है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसको कहां जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेके फिर इसमें डाल देगा, फिर यहां से, फिर उसके बाद होते हुए इस तरह सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। ट्रांसपोर्टेशन आप ये भी समझ गए, आरबीसी से ऑक्सीजन बाइंड करती है, उसके बाद सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मदद या ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। फूड बना, अगर फूड सर्कुलेट होके हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं पहुंचेगा तो क्या फायदा होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर लंग्स में आती है लेकिन वो सर्कुलेट होके डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जाती, तो ये जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, और रिस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि कंबशन के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तब हमको एनर्जी मिलती है। डाइजेशन से क्या हमें एनर्जी मिलती है, डाइजेशन से तो सिंप्लीफाई फूड सिंप्लीफाई हो जाता है। एनर्जी तो हमको रिस्पिरेशन में, जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन है वहां पे होती है, और वहां पे ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का, है ना। एक चीज, ये वॉल होती है छोटी छोटी, वेन्स में छोटी छोटी वॉल होती है, मतलब ऐसे वॉल्व्स होते हैं। तो ये ब्लड इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये बैक फ्लो नहीं होता है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है वेन जा रही है ऐसे, ठीक है, इसमें रिस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड में गई, और उसके बाद ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक बात है। ये जब फ्लो हो रहा है तो अगर यहाँ पे वॉल नहीं लगी हो, एक बार यहाँ पे फ्लो गया तो ये ब्लड फिर बैक नहीं आ सकता, अगर आ गया तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो कि डेंजरस है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसके लिए ये जो है यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं जगह जगह, किसमें, वेन में वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें, वेन में वॉल्व होते हैं। और ज्यादा फ्लो से मतलब तेजी के साथ जो ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरी में होता है, किसमें, आर्टरी में, ठीक है, आर्टरी। और आर्टरी इसलिए क्या होते हैं, शरीर के अंदर होती है, इतना फ्लो में होता है, अगर आर्टरी कट गई तो बहुत तेजी के साथ ब्लड फ्लो करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस बता दी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ठीक है। तो ये हार्ट के बारे में समझ लें। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं किसके बारे में, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के जरिए हमने एनर्जी ले ली, फूड डाइजेस्ट कर लिया, कंबशन हो गया, ठीक है, हमारा शरीर ठीक से चल रहा है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर निकलना जरूरी है। वेस्ट प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट है यूरिन का निकलना जरूरी है, ठीक है। तो यूरिन कैसे निकलती है, यूरिन बनती कैसे है, पहले ये सोचें। यूरिया में क्या अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइन ग्रुप होता है, वो अमाइनो एसिड कहां बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। अब लीवर से वो ज्यादा है किडनी में, किडनी एक्सक्रीशन का काम करता है। तो किडनी कैसा होता है, ऐसा बीन शेप होता है, आपने देखा होगा बुक में, ऐसा बीन शेप, ऐसे किडनी होती है, राइट,
है कि नहीं। किडनी के अंदर जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, उस नेफ्रॉन के जरिए ही फिल्ट्रेशन होता है। तो हमको समझना है किडनी के जरिए एक्सक्रीशन होता है उसकी मदद से, ठीक है। और किसका? यूरिया का, यानी यूरिन बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि वो यूरिया जो है पॉइजनस होती है। तो इसमें कैसे होता है, अब इसके स्ट्रक्चर को आप काटेंगे तो आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जो इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही हमारे कोर्स में, आइए देख लेते हैं। ये हमने ये बनाया, ये इस तरह से एक रफ आइडिया आपको देखना, ये हुआ, इसको बोलते हैं ये ऐसे कुछ घूमा हुआ स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। यहाँ पे क्वाइलिंग होती है, इस तरह से क्वाइलिंग होती है, ये इस तरह से। फिगर तो इतने अच्छे नहीं बन रहे, खाली बस आपको समझाने के लिए समझा दो। एक मिनट, थोड़ा सा सही बना देता हूँ, है कि नहीं। मार्कर चेक कर लेता हूँ, हाँ ये चल रहा है। एक्सक्रीशन, तो नेफ्रॉन हम बना रहे थे, ये ऐसे ऐसे कैप्सूल के लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फिर इसको बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल, ठीक है। यहां पे एक नली ऊपर जाएगी इस तरह से, और यहां पे इस तरह से क्वाइलिंग हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां से जो निकलती है वो पतली होती है, थोड़ी साइज में, डायमीटर में पतली होती है, इसको बोलते हैं एफरेंट। ये एफरेंट आर्टेरियोल से यूरिया जो होती है वो किडनी में आती है। ये एक स्ट्रक्चर है ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे हम बोलते हैं सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसमें यूरिया यहां पे आई, यहां पे ऐसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल में ऐसे क्वाइलिंग हो जाएगी जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो यूरिया होगी उसका फिल्ट्रेशन होगा। ये यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको नाम देते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपसे पूछा जा सकता है फिल्ट्रेशन, कौन से फिल्ट्रेशन या किस तरह से यूरिया फिल्टर होती है? आप बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो क्वाइलिंग होती है ना ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, मेरुलस, ठीक है। उसके बाद यूरिया फिल्टर होके यहां पे अंदर आती है। ये जो एफरेंट होती है ना, यहां से ऐसे घूमती है, घूम के इससे चारों तरफ फिर से लिपटती है, ये ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे लिपटती है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा वो ऐसा क्यों होता है?
यहां पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन एक प्रेशर से हो रहा है, तो प्रेशर में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाइनो एसिड्स है ना, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो भी फिल्टर होके आ जाएंगे, तो उसको वापस लेना जरूरी है, इसलिए ये आगे इसके चारों तरफ कॉइल करती है और कुछ बचा रहता है तो उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। और बाकी यहां पे देखिए ये क्वाइलिंग है ना, कन्वॉल्यूटेड पार्ट बोलते हैं इसको। क्वाइलिंग इसलिए होती है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा पानी निकल जाए, मिनरल निकल जाए, तो इसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यूरिया ही रहते हैं। फिर ये इसको बोलते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज, जस्ट मोमेंट, इसको बोलते हैं हेनलीज लूप। क्या बोलते हैं? हेनलीज लूप, है ना, ये लूप के जैसा है भी। ये ऐसा क्यों बनता है? ताकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अगर बाय द वे यहां पे आ गए हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन हो सके और जो यूरिया रहे वही आगे बढ़े। तो उसके बाद ये धीरे 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 होते होते यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड पार्ट, इसको डिस्टल का, ये सब चीजें बाद में आप पढ़ेंगे, बस इतना समझे। यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, बॉमैन कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है, एफरेंट आर्टियोल होती है, इससे निकलने वाली पतली होती है, एफरेंट आर्टियोल है, हेनलीज लूप होता है यहाँ पे। और ये हेनलीज लूप ऐसा इसलिए बना होता है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा आए तो एब्जॉर्ब होके वो फिर से मेन ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं। और उसके बाद ये आती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। अब ऐसे तो बहुत से नेफ्रॉन होंगे, है ना, तो बहुत से नेफ्रॉन होंगे, तो सारे नेफ्रॉन का जो कलेक्शन होगा एक जगह, एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक दूसरी भी किडनी होती है वहां से भी आएगा, तो मेन ये आएगा, फिर यहां से होते होते यहाँ कहां पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये जाके मिल जाता है और फिर टाइम टू टाइम ये यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर जाता रहता है। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है? क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन वो तो यूजफुल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि वो यूरिया डेंजरस पॉइजनस होते हैं। अगर शरीर के अंदर वो इकट्ठा होती रही तो किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी की किडनी खराब हो जाती है, राइट, तो आपने देखा वो डायलिसिस कराते हैं, होमोडायलिसिस, राइट। डायलिसिस का नाम आपने जनरली सुना होगा। डायलिसिस में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं बाहर, उससे फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि जो पॉइजनस मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकाले जा सके। तो इस तरह से इसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मटेरियल जो डेंजरस है, पॉइजनस है, बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत से रोग और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में, हमने डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, राइट। थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आपके आ क्या होगा कि कैसे सब कुछ होता है। मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं सिंपल शब्दों में। होता क्या है? पौधे फूड बनाते हैं, वो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, हम लोग उसको खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो सबसे पहले जब हम खाते हैं तो उसका डाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंपलर फॉर्म में लाना जरूरी है। स्टार्च को हमने खाया, एमाइलेज उस पर एक्ट किया और उसके बाद प्रोसेस हुई, डाइजेशन हुआ, विलाई गया, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। हमने खा तो लिया, एनर्जी तो अभी मिली नहीं, एनर्जी मिलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। हम ऑक्सीजन ये नॉस्ट्रिल के जरिए से लेते हैं और वो हमारी विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं ना, आर्टरी और वेन्स ना, ऑक्सीजन हमने ली तो अब क्या करेगी? जो आर्टरी रहेगी उसको लेके जाएगी, सॉरी वेन जो है उसको लेके जाएगी हमारे हार्ट में। अब हार्ट से फिर, हार्ट तो हमारा क्या है? पंप हो रहा है हार्ट, है ना, तो वो पंप करके उस ऑक्सीजन को हर सेल में पहुंचाएगा। वहां पे जब पहुंचेगी, सर्कुलेशन होने के बाद जो आर्टरी के जरिए जो ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है कहां पे जाके?
ये जो ग्लूकोज बना हो उसके साथ रिएक्शन कर, रिएक्शन बन गया, रिएक्शन हो गया तो हमको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिलने के बाद कुछ वेस्ट भी बनेंगे, है ना, हर चीज का बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे पौधे तो बनाना चाहते हैं फूड, लेकिन बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, वो तो बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, बाई प्रोडक्ट बड़े डेंजरस होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, आपने प्रोटीन खाई, प्रोटीन प्रोसेस हुई लीवर में, उसके बाद अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, है ना, यूरिया का फॉर्मेशन, अब उसका निकलना जरूरी है, तो उसके लिए एक अलग से सिस्टम ह्यूमन बीइंग में होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, राइट, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।